हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो जो भी स्टूडेंट एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं साल 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए, यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, और इसके बाद मैं एक एक वीडियो क्लासेस अपलोड करना शुरू करूँगा एक एक टॉपिक पे। और अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं एनसीईटी एग्ज़ाम्स 2024 की और प्रिपरेशन करना चाहते हैं कम रिसोर्सेस में कम मेहनत करके फ्री में 100%, तो यहाँ पे आपको फ्री में तैयारी कराई जाएगी और आप इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट फ्री में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपके जो डाउट होते हैं उसे भी लाइव सेशन के ज़रिए क्लियर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, क्या आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इससे 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डोमेन का ये सब्जेक्ट है तो इसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन जो है कंपलसरी नेचर का होने वाला है। अगर हम कोड की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो 323 है, यानी कि 323 है। अब यहाँ पे हम पॉलिटिकल इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से उनको भी समझाने में आसानी होगी, इसलिए बीच बीच में मैं हिंदी भी बताते चलूँगा। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो भी इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आज़ादी के बाद का जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे ब्रीफ पे मैं ही डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सिलेबस पूरा डिटेल में अगर मैं आपको बताते चलूँ तो 1 से 1.5 घंटे का ये सिलेबस हो जाएगा। यहाँ पे मैं 15 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को कोशिश करूँगा ख़त्म करने का। जो भी मेन पॉइंट है उसे ही सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा और मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे लिखा है कि द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एक समय था इंडिया में जब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही राज करती थी। यहाँ पे लिखा भी है कि इनका जो फर्स्ट 3 इलेक्शन था इंडिया का वो कैसा था, कांग्रेस का नेचर कैसा था, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस समय कांग्रेस का जो था वो काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और इन्हीं का डोमिनेंस था, यानी कि ये लगातार 3 बार भारत में चुनाव जीते थे और उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट 1 में पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। नेशन जब बिल्डिंग हो रहा था, यानी कि जब देश का निर्माण हो रहा था संविधान सहित और भी चीज़ों का, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी नेशन बिल्डिंग में। लेगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंजेज ऑफ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब होता है जो बाहर से आए हुए होते हैं, जैसे कि कोई पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से आ गया। रिसेटलमेंट, द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ा था जो कि पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया था आतंकवाद के रूप में। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था ओवर लैंग्वेज, भाषा के आधार पे भी भारत में ही जंग शुरू हो गई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे राज्य मांग कर रहे थे लैंग्वेज के आधार पे, तो उसके बारे में भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। 5 ईयर प्लान से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान। एक समय ऐसा भी आया था जब 5 ईयर जो प्लान है, पंचवर्षीय योजना जिसे बोला जाता है हिंदी में, इसको सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए वो है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट थे उससे रिलेटेड 2 आपके इवोल्यूशन चले थे इंडिया में, ग्रीन एंड वाइट। तो दोनों को याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आएंगे। ग्रीन का मतलब है हरित क्रांति से, जिसमें अनाज जो होते हैं जैसे धान का उत्पादन, इसमें जोर दिया गया था कैसे बढ़ाना है उसका उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन में। भारत में एक समय इतनी गरीबी आ गई थी, भुखमरी थी, तो ये रिवोल्यूशन लाया गया था और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी हुए थे। तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको इस सब के बारे में डिटेल में वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो क्लासेस भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100% फ्री यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी और डाउट भी जो होंगे वो भी आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। चलिए देखते हैं 4th नंबर पॉइंट को। 4th नंबर पॉइंट में इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल मतलब जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेहरू के टाइम में, जो नेहरू जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो फॉरेन पॉलिसी थी, यानी कि विदेश मंत्रालय था, कैसा यहाँ पे भारत की फॉरेन पॉलिसी थी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीनो इंडियन वार, यानी कि जो चाइना और पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उसके बारे में पूछा जाएगा। 1962 में चाइना के साथ हमारा वार हुआ था। इंडो पाक वार 1965 और 71 में हुआ था। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी वहाँ पे बताया आपसे पूछा जाएगा। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और काफ़ी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं 3-4 सीनो इंडो वार एंड इंडो पाक वार से रिलेटेड, जो कि
1965 और 71 में हुई थी, जिसे पाकिस्तान की हार हुई थी। तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर जो पॉइंट है वो है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरिंग ऑफ कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल सक्सेशन ऑफ आफ्टर नेहरू, नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, कांग्रेस स्पिलिट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस विक्ट्री इन 1971 इलेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो पॉलिटिक्स था भारत में, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। 6 नंबर पॉइंट में है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, नवनिर्माण मूवमेंट, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। इमरजेंसी के टाइम का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। और भी लिखा हुआ है कि जो रेजिडेंस था एन इमरजेंसी के बारे में 1977 में, इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। तो उस समय जब इंडिया में इलेक्शन हुए थे 1997 में, तो उस समय एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम था जनता पार्टी। तो वो बाद में बीजेपी बन गई थी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो इमरजेंसी का टाइम है उसे आप ठीक से पढ़िएगा, काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में। मैंने देखा है CUT में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। CUT का भी एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरिए, दोनों का जो सिलेबस है सेम ही लगभग है, मैंने देखा हुआ है। और जो 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। उस समय जो भारत में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी इमरजेंसी के टाइम तक, उसके बाद जनता पार्टी का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे जनता पार्टी एक बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी और भी पार्टियाँ बनती है 10-12, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें विशेषकर जनता पार्टी और बीजेपी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे पंजाब क्राइसिस एंड एंटी सिख राइट्स, जो सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है इंडियन यहाँ पे पॉलिटिक्स में, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। द कश्मीर सिचुएशन, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इन नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारी चैलेंजेस थी उस समय। कश्मीर में भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, पंजाब में भी दिक्कत थी। तो इस समय का जो एरा था 1984 के आसपास का, वो काफ़ी हेडेक फुल था यहाँ पे इंडिया के लिए, काफ़ी तनावपूर्ण था। तो इस जो एरा है, जो इमरजेंसी के बाद का एरा है 10 साल का, उसे आप अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। तो आपके जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन आराम से इससे बन जाएंगे। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अफेक्टेड पीपल मूवमेंट। इस सबको आप याद कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे एग्ज़ाम्स में। जो मैं बता रहा हूँ, फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वुमेन मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जितना 2-3 जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे आप मोस्टली एक बार ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और मैं इसके रिलेटेड क्लासेस भी अपलोड करूँगा। अब 9 नंबर जो पॉइंट है उसमें यहाँ पे लिखा है कि अपसर्ज इन 1990s, राइज ऑफ द JD एंड द BJP। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि यहाँ पे जो जनता पार्टी थी बाद में BJP बनी थी। और इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीजनल पार्टी एंड कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल UF एंड NDA गवर्नमेंट। इसके बाद जो 2004 में सरकार चेंज हो गई थी उसे UPA का नाम दिया गया था। तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1990 के टाइम का जो पॉलिटिकल अपसर्ज था उसके बारे में काफ़ी सारे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 10 की, तो यहाँ पे आपसे रिसेंट इशू ऑफ चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे OBC का जो दलित पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड, जो OBC का जो रिजर्वेशन है 1990s के बाद आया था, 1990 के बाद, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। और भी अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात दंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 जो मैं बता रहा हूँ, दलित पॉलिटिक्स, OBC, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात राइट्स, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। इसको भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इससे काफ़ी सारे आपसे 9 पॉइंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कोल्ड वार में जो 2 पार्ट में दुनिया डिवाइड हो गई थी उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट वार, सेकंड कोल्ड वार के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में है यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या इसमें हुआ था, रसिया के बारे में पूछा जाएगा, बाल्कन स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें इंडियन रिलेशन विथ रसिया जो इम्पोर्टेंट है,
इसको अच्छे से देखिए जाए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंडियन रशियन रिलेशन से रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब 3 नंबर जो पॉइंट है वो है यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यूएस का क्या डोमिनेंस था। इसके बाद अफगानिस्तान फर्स्ट गल्फ वार, रिस्पॉन्स इन 9/11 अटैक ऑफ इराक। इस 9/11 जो अटैक हुआ था यूएस पे, यूएस के बिल्डिंग्स पे, वो काफ़ी दुनिया के लिए सबसे जो बड़ी आतंकवादी घटना थी यूएस के लिए वो थी। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं। तो इस टॉपिक वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद इंडिया का जो रिलेशन है यूएस से, वो उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नज़र से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर पॉइंट है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, राइज ऑफ चाइना। उसके बाद जो चाइना का एरा आया था, अभी भी आप देख रहे हैं कि चाइना का जो एरा है काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है। काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड हैं इनके अलग अलग नेशन के साथ। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। पावर पोस्ट माओ एरा, माओ जेडोंग एक बड़े नेता थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना में स्थापना की थी, यानी कि इस्टेब्लिश किया था। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन एशियन नहीं है, आसियान है, इंडियाज चैलेंजेस रिलेशन विथ चाइना। तो इंडिया का जो रिलेशन चाइना के साथ बिगड़ा हुआ है, या इंडिया के साथ उस समय क्या रिलेशन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अब 5 नंबर जो पॉइंट है आप सभी के लिए, यहाँ पे लिखा है कि साउथ एशिया इन दी पोस्ट कोल्ड वार है। यहाँ पे कोविड नहीं है, पोस्ट कोल्ड वार है। सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया, यहाँ पे पोस्ट कोल्ड वार है, यानी कोल्ड वार के बाद का समय की बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे रिवल्स इन पाकिस्तान, नेपाल, इथिक्स कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी एक बार हिंसा हो गई थी वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑन द रीजन कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट फॉर पीस इन साउथ एशिया, इंडिया रिलेशन विद दी, जो इनके भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पोस्ट कोल्ड वार के बाद का ये समय होगा। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर का मतलब होता है एक से ज़्यादा, पोलर यानी कि एक से ज़्यादा जो देश हैं उनके पास पावर रहेगी। एक देश के पास पावर ना होकर के मल्टीपल नेशन के साथ पावर होगी। इसमें एनजीओज़ का बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंडिया का पोजीशन यूएन को बनाने में, यूएन का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इससे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यूएन का जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ज्वाइन नहीं होना चाहती थी, तो यूएन के सहयोग किया था इंडिया ने ही इसका फॉर्मेशन में। तो इससे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये इंडियन एस्पेक्ट में है। अब 7 नंबर जो पॉइंट है आप सभी के लिए वो है सिक्योरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिजास्टमेंट, नॉन ट्रेडिशनल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे जो गरीबी है, जैसे अफ्रीका में है, इंडिया में भी है, साउथ एशियन कंट्री जैसे पाकिस्तान में भी है। तो इसके बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड जो अफ्रीका में समस्या है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइग्रेशन जो होता है, गरीबी के कारण इधर उधर चले जाते हैं लोग, उससे रिलेटेड युद्ध के कारण, तो इससे संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है 8 नंबर में इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे इन्वायरमेंट मूवमेंट क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल मूवमेंट, नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इंडियन स्टैंड इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिबेट। जो इंडिया का स्टैंड है ग्लोबल पॉलिटिक्स में या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें क्या योगदान है, यानी कि इंडिया का क्या यहाँ पे नेचर है, क्या इंडिया सोच रहा है इसके बारे में, इंडिया क्या कहता है, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया से, इंडियन पर्सपेक्टिव से या इंडिया व्यू पॉइंट के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाएंगे। जो इंडिया का इसके रिलेटेड पॉइंट है उसमें मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का इसमें पॉइंट है कि दुनिया को जो है नेचुरल बनाए रहना है, यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाना है। इससे रिलेटेड काफ़ी सौर ऊर्जा से रिलेटेड भी यहाँ पे जो मोदी जी हैं वो पहले से भी इसके ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंडिया के सहयोग से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा था, काफ़ी यहाँ पे सहयोग किया था। इंडिया का स्टैंड जो था वो काफ़ी सहयोगात्मक था, यानी कि सहयोग करने वाला था। और इस समय में भी काफ़ी सारी इसमें बातें हो रही है जिसमें काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया का। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स।